हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। और कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट पर डिस्कशन किया था। टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में हमने एक शेड्यूल के थ्रू इनको समझा था। साथ में हमने इनके ग्राफ्स भी प्रिपेयर किए थे कि किसका ग्राफ एक्चुअली कैसा होता है। फाइन। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द डिफरेंट रिलेशनशिप्स, और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लेक्चर को पूरा देखें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बनेगी। और उसके बाद अगर ये लेक्चर आपको समझ आता है, पसंद आता है, तो इस लेक्चर को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब हम बात करें हमारे टॉपिक की तरफ। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच की रिलेशनशिप देखने से पहले थोड़ा सा इनका मैं कंसेप्ट आपको नटशेल में एक्सप्लेन कर दूं ताकि एक बैकग्राउंड हमारा प्रिपेयर हो सके। मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिजिकल इनपुट्स। जो भी फिजिकल इनपुट्स हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन करने के लिए डालते हैं, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। और हम इस कॉस्ट के कंसेप्ट को शॉर्ट रन के केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट रन के केस में हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स्ड फैक्टर्स की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर्स की जो मॉनेटरी वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअली पढ़ना है, ठीक, फाइन। फिक्स्ड कॉस्ट जो चेंज नहीं होती वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ, और जीरो यूनिट के ऊपर भी फिक्स्ड कॉस्ट लग चुकी होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट लगाए बिना हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। मींस फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही लग चुकी होती है, फाइन। अब उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट में फिर हमारे पास दो एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मींस टोटल कितना आउटपुट के ऊपर हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी, और ये हमारी कांस्टेंट होती है फ्रॉम द यूनिट 0 टू द मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्रीमिसेस, फाइन। उसके बाद इस टीएफसी से हम निकालते हैं एएफसी। एएफसी मींस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज किससे निकाला जाएगा? टीएफसी को एन से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। एनीवे, वेरिएबल कॉस्ट में भी अगेन वी हैव टू एलिमेंट्स, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एक होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम एन से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो देन वी विल गेट व्हाट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फाइन। तो हमारे ये चार एलिमेंट हमने पढ़े थे, फाइन। अब इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जब हम समेशन करते हैं तो हमारे पास आती है टीसी। टीसी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को जब हम एन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आप देखें, इतने सारे एलिमेंट हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, और एक कॉस्ट जो हमें पता ही है इकोनॉमिक्स में जिसके बिना काम ही नहीं चलता, दैट इज व्हाट? एमसी। एमसी रिप्रेजेंट्स व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट, फाइन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर शेड्यूल के थ्रू ये सारी की सारी कॉस्ट वन बाय वन एक्सप्लेन की थी। अब हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है relationships between what? Marginal cost as well as what? Average cost। तो अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की रिलेशनशिप के लिए मैं पहले एक शेड्यूल बनाता हूं बुक में से देखकर, और उसके बाद फिर मैं उसको ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की रिलेशनशिप को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉस्ट शेड्यूल बना रखा है। कॉस्ट शेड्यूल में फर्स्ट कॉलम इज ऑफ आउटपुट, कितनी यूनिट हम एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और लास्ट हमारी 7 है। टोटल फिक्स कॉस्ट इज 12 थ्रू आउट। 12 क्यों होती है? क्योंकि मैं बता चुका हूं टोटल फिक्स कॉस्ट जो है क्योंकि वो फिक्स है, उसका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता, 0 यूनिट पर भी सेम रहेगी। और अगर 0 यूनिट पे कोई टोटल कॉस्ट है, इसका टोटल कोई कॉस्ट है, इट मींस वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही इनकर्ड हो चुकी है। और मैं बता चुका हूं कि फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जब तक आप उसको इनकर्ड नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, फाइन। तो इट मींस टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा 0 यूनिट पर भी होगी, और जितनी 0 यूनिट पर टोटल फिक्स कॉस्ट होगी उतनी ही टोटल कॉस्ट भी अल्टीमेटली होगी। तो थ्रू आउट अप टू द मैक्सिमम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर कोई चेंज एक्चुअली आने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होगी, और अगर टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई तो फिर वो फिक्स ही नहीं रहेगी, वो तो वेरिएबल बन जाएगी, और लॉन्ग रन में ऐसा होता है, फाइन। एनीवे चलिए, वेरिएबल कॉस्ट
वेरिएबल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, ठीक। 0 यूनिट पर जब हमारा आउटपुट 0 था तब तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कुछ लगी नहीं थी। जैसे ही हमने प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट किया, 1 यूनिट पर 6, 2 यूनिट पर 10, 3 पर 15, 4 पर 24 और 7 पर 68, इस तरह से वो इंक्रीज होती गई। जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, नेचुरली हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंकर्ड होती जाएगी और वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये टोटल है इसलिए। फाइन। नाउ फॉर्मूला फॉर टीसी इज व्हाट? टीवीसी प्लस टीएफसी, ठीक है। टीवीसी और टीएफसी का समेशन है, तो 12 प्लस 0 इज 12। इसलिए मैंने कहा कि 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पर जो टीसी होगा वही टीएफसी होगा, या जो टीएफसी होगा वही टीवीसी टीसी होगा। क्यों? क्योंकि उसमें टीवीसी का एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। Now 12 plus 6 is 18, 12 plus 10 is 22, 12 plus 15 is 27, 12 plus 24 is 36, 12 plus 35 is 47, 12 plus 49 is 61, 12 plus 68 is what? 80। ये सारे हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। फाइन। अब इस टोटल कॉस्ट से हमने क्या निकाला है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट किसे निकलती है? TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग होता है एडिशनल कॉस्ट ऑन एवरी यूनिट्स ऑफ एडिशनल आउटपुट। हमने एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाया तो उस पर हमारी कितनी एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड होती है। फाइन। तो देखिए कैसे निकाला? 12, इससे पहले तो कुछ है नहीं। 18 माइनस 12 6, 22 minus 4 18, 27 minus 22 5, 36 minus 27 9, 47 minus 36 is 11, 61 minus 47 is 14 and 80 minus 61 is what? 19। फाइन। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में, और हर चैप्टर में पीछे पढ़ा है आपको। आपने प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर नंबर 1 से लेकर तो अभी तक हर जगह पर मार्जिनल का कंसेप्ट तो आपको आता ही आता है, ठीक। फाइन। एनीवे, नाउ कम टू द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या n। इसको मैं आउटपुट को हम किससे? n से रिप्रेजेंट करें। कुछ लोग इसको q से रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवे, क्या है इस पे तो कुछ है नहीं। यहां पर क्या है? 18 डिवाइडेड बाय 1 इज 18, उसके बाद 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11, 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9, 36 बाय 4 इज 9, 47 बाय 5 इज 9.4, 61 बाय 6 इज 10.1 एंड 80 बाय 7 इज 11.4। ये हमारी एवरेज कॉस्ट है। फाइन। अब हमें इसमें रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखिए, स्टूडेंट्स को इन चैप्टर्स में, स्पेशली प्रोडक्शन फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ उसकी रिलेशनशिप में आती है। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एपी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एसी, टीसी एंड एमसी, एमसी एंड एसी, इस तरह की रिलेशनशिप्स में स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है, और वो ग्राफ जो है वो एक्चुअली समझ में नहीं आते। फाइन। तो देखिए, मैं आपको और मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बताता हूं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एलिमेंट है जिस पर हमको कंसंट्रेट करना चाहिए तो वो दैट इज व्हाट? मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल को आप पकड़कर चलो, मार्जिनल का नेचर समझें। मार्जिनल का नेचर समझ लिया तो फिर आपको ग्राफ्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? प्रोडक्शन फंक्शन। ये पढ़ रहे हैं हम कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो हर जगह पर मार्जिनल आता है। यहां पर आता था हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, इधर मार्जिनल कॉस्ट और इधर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट। एनीवे, फॉर्मूला तो सबका सेम ही होता है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना। तो अगर आपने मार्जिनल को पकड़कर चले और मार्जिनल पर कंसंट्रेट किया, मार्जिनल के नेचर को समझा, तो आपने सबको समझा। क्योंकि मार्जिनल एक ऐसा फोर्स है जो बाकी सारे एलिमेंट को डिफाइन करता है। मार्जिनल से टोटल कॉस्ट डिफाइन होगी, मार्जिनल से एवरेज कॉस्ट डिफाइन होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट डिफाइन होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट से एवरेज प्रोडक्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू डिफाइन होता है। तो मार्जिनल को अगर आपने प्रॉपरली समझ लिया, मार्जिनल की अंडरस्टैंडिंग अगर आपने बना ली, बैठा ली, तो फिर आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं आएगी। मींस उसी कंसेप्ट पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि भाई आपने लास्ट चैप्टर जो प्रोडक्शन फंक्शन था उसमें आपने रिलेशनशिप देखी थी बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और पूरा टोटल प्रोडक्ट जो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी इवन, वो भी पूरा मार्जिनल प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर, उसी की बेसिस पर, उसी के बिहेवियर के ऊपर वो डिफाइन होता है। इसको आप कंसंट्रेट करके चलें। जैसे मैं आपको फटाफट से बताता हूं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टेज 1 में क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहता है, तो टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है और स्टेज 2 स्टार्ट होती है और मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब भी पॉजिटिव रहता है।
तो टीपी इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक पॉजिटिव है तब तक टीपी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके इंक्रीज होने की रेट डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो होता है तो टीपी बढ़ना कम हो जाता है, टीपी कांस्टेंट हो जाता है, उसमें कोई इंक्रीमेंट ही खत्म हो जाता है, इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। और उसके बाद जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव जाता है तो टीपी जो होगा वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। मींस टोटल प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है, वो टोटल प्रोडक्ट का जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप कोई भी रिलेशनशिप हो, मार्जिनल को एज अ की फैक्टर पकड़कर चलें, और मार्जिनल को अगर आपने प्रॉपरली समझ लिया तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ग्राफ आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही यहां पर अगर मैं बात करूं इस स्पेसिफिक शेड्यूल के अंदर, तो देखिए पहली बात यहां पर मार्जिनल कॉस्ट जो है आपकी डिक्रीज हो रही है, जीरो, खैर यहां से 0 से 6 यहां तो इंक्रीज होनी थी, 6 से 4 मींस आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो गई, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट नीचे को आ रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है ना ये। उसके बाद फिर 4 से 5 अब बढ़ना स्टार्ट हुई, 5 से 9, 9 से 11, 11 से 14, 14 से 19, ठीक है। एक्चुअली ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था, उसी की एप्लीकेबिलिटी या रिलेशनशिप में कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर आती है। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, TP decreases at TP increases at decreasing rate, और TP starts declining, ठीक है, प्रोडक्ट आउटपुट, ठीक है। अच्छा, और ये रिलेशन इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट क्या, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इंक्रीजिंग रेट क्या होता है कि वेरिएबल फैक्टर और टोटल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप, अगर बाय चांस परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, तो ये इंक्रीजिंग रेट कहलाएगा। और अगर परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल फैक्टर मींस लेबर इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो ये कहलाएगा डिक्रीजिंग रेट। ये ऐसा फंडा चलता था। अब आप देखें, ये हमारी थी वहां पर स्टेज 1 और ये थी हमारी स्टेज 2, और स्टेज 3 में तो नेगेटिव रिटर्न आ जाता है, ठीक है। स्टेज 1 में क्या बता रहा था, दैट परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर से हमने बनाई यहां पर वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, आपका टोटल रेवेन्यू। इसका मीनिंग ये होगा कि अभी आपका, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ज्यादा है और इसकी मॉनेटरी वैल्यू टोटल रेवेन्यू बनाएगी, और परसेंटेज चेंज इन टोटल वेरिएबल फैक्टर कम है, मींस इसकी मॉनेटरी वैल्यू कॉस्ट बनाएगी। तो इसका मीनिंग ये होगा कि स्टेज 1 जब तक है तब तक आपकी टोटल कॉस्ट डाउन होगी, डाउन क्या होगी, सॉरी, मतलब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियली क्या होगा, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। सबसे पहले ये होता है कि आपकी टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, फिर टोटल का कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि स्टेज 2 में जब परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल फैक्टर इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो वेरिएबल फैक्टर मतलब कॉस्ट अब हमारी ज्यादा लग रही है, तो कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो इसका मतलब कॉस्ट हमारी जो होगी वो इंक्रीजिंग रेट से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इंक्रीजिंग रेट का मतलब रेट वही फिर कि अगर मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो होगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जब तक पॉजिटिव है तब तक आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। और जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हुई तो आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से स्टार्ट हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी फिलहाल हम इसमें रिलेशनशिप देख रहे हैं। देखिए अब एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऐसा है जो सबको खींचती है, अपनी तरफ वो खींचेगी, ठीक है, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो। बट राइट नाउ वी आर सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी। आप देखें मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। पहले एक्शन आएगा किसमें, मार्जिनल में, और उसके अकॉर्डिंगली फिर डिपेंडेंसी शो करेगी कौन, एवरेज, एवरेज मार्जिनल के अकॉर्डिंगली जाएगी। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम होगी तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम होना स्टार्ट होगी, लेकिन पहले मार्जिनल फिर एवरेज, ठीक है। मार्जिनल एक्ट करेगा तो एवरेज कॉस्ट रिएक्ट करेगी, ठीक है। क्या, देखिए मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, लेकिन एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हमेशा मार्जिनल कॉस्ट को फॉलो करेंगे।
तो पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हुई तो एवरेज कॉस्ट भी स्लोली स्लोली डिक्रीज हुई, लेकिन ये पहले इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और ये अभी तक डिक्रीज ही हो रही थी क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट का भी एलिमेंट है। हाँ, और फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो फिर ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिएगा कि हमेशा रेट ऑफ चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज इन एवरेज कॉस्ट। वो हमेशा उससे ज्यादा तरीके से रिएक्ट करती, चाहे गिरती भी होगी तो हमेशा एवरेज कॉस्ट के नीचे रहेगी और बढ़ती हुई होगी तो हमेशा एवरेज कॉस्ट के ऊपर रहेगी। आप चाहे तो इसके अंदर देख सकते हो, देखिए इसके अंदर गिरेगी तो एवरेज कॉस्ट के नीचे रहेगी, ये 6 और ये 18, ये 4 ये 11, ये दोनों गिर रहे हैं। हाँ, ये देखिए 6 से 4, 18 से 11, लेकिन ये इससे कम है, 4 से 5, फिर 11 से 9, ये अभी तक गिरी रही है क्योंकि ये अब अपना नेचर और मोड चेंज करने वाली है। और जब ये बढ़ना स्टार्ट हुई तो ये बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो यहां तक तो ठीक है, अब यहां से देखिए ये ज्यादा और ये कंपैरेटिवली कम। तो ये हमेशा याद रखें कि जब भी फॉल होगा, ठीक है, जब भी फॉल आएगा तो उस केस में मैंने क्या कहा, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर रेट ऑफ चेंज हमेशा एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है, चाहे वो फॉल हो चाहे वो राइज हो। फॉल होगा तो एवरेज कॉस्ट से नीचे होगी, राइज होगा तो एवरेज कॉस्ट के ऊपर होगी। हमेशा ये फंडा याद रखिएगा। देखिए अगर मैं इसके ग्राफ को बनाता हूं तो ये मेरा आया 1 के ऊपर 6, ठीक है, 2 के ऊपर 4, 3 के ऊपर फिर ये 5, 4 पर जो है वो 9, फिर उसके बाद 5 पर जो है 11, और उसकी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है भाई, हाँ कंसिडर कीजिएगा प्लीज। और उसके बाद 6 पर 14 और 7 पर 19, तो ये ऐसा जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, नाउ दिस इज माय मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज हुई, व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। इनिशियली क्या होती है, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट गिरती है। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट गिरी, अब वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अब मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंप्लीट लेक्चर है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट मेरी डाउन हुई, फिर एक लीस्ट लेवल पर आ गई और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुई। अभी तो मैंने यहाँ पर सेकंड उस पे ही है, और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली बढ़ती गई, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए एवरेज कॉस्ट भी आएगी। अब देखिए एवरेज कॉस्ट मैंने क्या कहा, एवरेज कॉस्ट पूरी तरह से इसी पर डिपेंड करेगी। 1 यूनिट के ऊपर कितनी थी, वो 18 थी, ठीक है। 1 यूनिट के ऊपर 18 थी क्योंकि फर्स्ट यूनिट के ऊपर हमेशा वो ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर 2 यूनिट पर 11 होगी, तो 2 यूनिट पर ये हो गई साहब 11। अब देखिए ये कम क्यों हुई, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट इसको अपनी तरफ नीचे लेकर आएगा। उसके बाद 3 यूनिट पर कितनी हो गई, 9, 3 यूनिट पर ये हो गई साहब 9। अभी खींच रहे हैं ना, 4 यूनिट पर भी कितनी रहेगी, 9 ही रहेगी, और 5 यूनिट पर फिर 9.4 हो जाएगी, फिर उसके बाद 10.1 हो जाएगी, और उसके बाद फिर 11.4 हो जाएगी। तो देखिए ये यहां से गिरी, दिस इज व्हाट आवर एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो पूरा एवरेज कॉस्ट का डिटर्मिनेशन प्योरली मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्जिनल कॉस्ट जैसा रन करेगा अकॉर्डिंगली एवरेज कॉस्ट भी चलेगा। मार्जिनल कॉस्ट नीचे आएगा तो वो एवरेज कॉस्ट को भी नीचे खींच लेगा, ठीक है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बहुत पावरफुल है, तो ये ज्यादा खींचेगा तब जाकर के नीचे आना स्टार्ट होगा। तो याद रखिएगा डिक्रीजिंग केस में जब डाउनफॉल आता है तो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा डाउन होती है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट हमेशा नीचे रहती है। जब तक डिक्रीज हो रहा था तब तक ये देखिए ये इसके नीचे थी, ठीक है। और जब इंक्रीज होना स्टार्ट हुई मार्जिनल कॉस्ट तो वो एवरेज कॉस्ट से भी ज्यादा बढ़ गई। आप दोनों केसेस इसके अंदर देख सकते हैं। ये मैंने ये बनाया केस, ये कौन सा है, ये केस वो है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, क्योंकि क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और ये केस कौन सा है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। और ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट। और आप देख सकते हैं कहां पर इंटरसेक्ट हुआ, जहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट लीस्ट है। याद रखिएगा दोनों का इंटरसेक्शन वहीं पर ही होगा जहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट लीस्ट हो जाएगी, सबसे छोटी होगी, तभी जाकर के वो, क्योंकि यहां से फिर इसको ये नीचे आ गई। देखिए इसने बढ़ना स्टार्ट किया तो इसने क्या हुआ, देखिए जब ये डाउन हो रहा था तो ये भी डाउन होना स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इसका रेट ऑफ डिक्रीज कम हो गया, ये और बढ़ा तो इसका रेट ऑफ डिक्रीज कम हो गया, और ये अपने लीस्ट लेवल पर आ गया क्योंकि अब ये बढ़ रहा है। और एवरेज कॉस्ट को किसका पैटर्न फॉलो करना है, मार्जिनल कॉस्ट का। तो अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इसने भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है तो मार्जिनल कॉस्ट का रेट ऑफ डिक्रीज और रेट ऑफ इंक्रीज हमेशा एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसकी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारी क्या बनेगी? रिलेशनशिप से पहले मैं बता दूं कि आप इसको किसी भी सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंगली और एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली भी। हम लिखें यहां पर व्हेन एसी फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट फॉल हो रही थी, गिर रही थी। क्यों गिर रही थी? क्योंकि उसको मार्जिनल कॉस्ट अपनी तरफ खींच रही थी, और खींच रही थी मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी नीचे थी तभी तो अपनी तरफ खींच रही थी। तो क्या था? मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन व्हाट? एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से कम थी। या अब हम बोले कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर देन एवरेज कॉस्ट एसी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एसी स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। सेकंड ये हो गया व्हेन एसी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन एसी स्टार्ट्स राइजिंग, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब ऊपर चढ़ी तो अब उसने उस एवरेज कॉस्ट को ऊपर अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट इज राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। और नंबर 3, AC and MC intersects at minimum level of AC। AC जब मिनिमम हो जाएगा तब जाकर के MC और AC जो होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट होंगे। ये फंडा आप हमेशा इसका याद रखिएगा। बस मैंने आपसे क्या कहा, बीइंग अ स्टूडेंट आपको मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना है और मार्जिनल कॉस्ट को आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली चलाना है। इसमें मार्जिनल कॉस्ट हमेशा पहले कम होगी। आप देखिए टेबल तो मैंने बुक में से देखकर कॉपी किया है। आपको जब भी कभी टेबल बनाने को आए तो आपको बुक देखने की जरूरत नहीं, वहां बुक होगी नहीं, आप कोई सी भी एक फिक्स कॉस्ट ले लेना और मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली चलाना। आपको पता है ना कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगी, तो कुछ यूनिट तक आप उसको डिक्रीज करें फिर बढ़ा दें और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन करके देखें। ऑटोमेटिकली ये टेबल और ये ग्राफ बन जाएगा। थोड़े 1-2 यूनिट तक आप क्या करें, उसको डिक्रीज करें, कोई भी एक वैल्यू ले लें दिमाग में, 8, 6, 4 और फिर बढ़ा दें 5, 7, 9, 12, 15। तो ऑटोमेटिकली जब ये आप डिफाइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब अल्टीमेटली जो होगा ये अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्ट ही डांस करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट की ट्यून पर ही सारे के सारे डांस करेंगे, चाहे वो टोटल कॉस्ट हो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखें रट्टा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ एक चीज मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कंसंट्रेट करें। वो इतनी पावरफुल है कि वो हर चीज को अपने ट्यून पर डांस कराती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो नीचे आती है तो एवरेज कॉस्ट को भी नीचे खींचेगी, ठीक है, क्योंकि वो नीचे होगी तो नीचे खींचेगी ना। इसका मतलब ये कि जब वो नीचे आ रहा था तो इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज लेसर देन व्हाट? एवरेज कॉस्ट। फिर वो बढ़ना स्टार्ट हुई तो वो ऊपर खींचेगी, ऊपर खींचेगी तो इट मींस वो ऊपर निकल जाएगी। इसका मीनिंग ये होगा कि जब एसी बढ़ेगा तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा उससे ज्यादा होगा। और कहां पर इंटरसेक्शन होगा? जहां पर एवरेज कॉस्ट हमारा लीस्ट होगा। तो साहब ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आई होप आपको इसका रिलेशनशिप क्लियर होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है इसके बाद भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी।